Namaskar students, this is Radha Chauhan and I'm here to present the lecture series on class 10th chapter number 6, class 10th RBSC chapter number 6 central government. So before we start the chapter, it's better that we should know the meaning of government. So the government word that is derived from the Latin word that is governare, which means to direct. So, in easy language, we can say that it is a group of people who rule or control a country. यानी कि हम ये कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है वो क्या है, एक समूह है लोगों का जो कि हमारी कंट्री के ऊपर रूल करता है, हमारी कंट्री को कंट्रोल करता है। ठीक है, हम जो गवर्नमेंट जो शब्द है वो अभी से नहीं सुन रहे हैं, बल्कि बहुत सारे टाइम पीरियड से ही हम लोग काफ़ी टाइम से ये सुनते आ रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। यानी कि जब मोनार्की जब था तब भी गवर्नमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट अ गवर्नमेंट इज द सिस्टम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ एन स्टेट। यानी कि देखो, इतना हमें पता है जो गवर्नमेंट होती है वो एक कंट्री पे ही अपना कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, यानी कि बॉडीज भी आपको पता ही होगा कि लोकल गवर्नमेंट भी होती है लोकल लेवल पे। ठीक है, हमें पता है कि स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, एंड इवन हमें ये भी पता है कि हमारी एक नेशन के ऊपर भी एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके जो गाने ने जो डेफिनेशन दी थी गवर्नमेंट के ऊपर। देखो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगर आप एग्जाम में से लिखते हैं तो ऑफकोर्स ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो व्हाट हैज़ गार्डनर सेड? गार्डनर हैज सेड गवर्नमेंट इज अ ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट क्या है? एक ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पे क्या है? एजेंसी से है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी है, या ये कहें कि गवर्नमेंट क्या है? एक मशीन है बाय विच द पॉलिसीज ऑफ अ स्टेट्स आर डिटरमाइंड, जिसके द्वारा जो भी पॉलिसी होती हैं। यानी कि देखो यहाँ पे जो पॉलिसी वो एक स्टेट की नहीं बोली जा रही है, एक कंट्री को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भी कंट्री में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड हो, उन सबको कौन डिटरमाइन करता है, रेगुलेट कौन करता है, उन्हें ट्रैकल कौन करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। जनरल इश्यूज आर रेगुलेटेड, यानी कि जो नॉर्मल जो इश्यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कल्चरल रिलेटेड हो, जितने भी जो इश्यूज होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है? ऑफकोर्स हमारी गवर्नमेंट करती है। एंड पब्लिक वेलफेयर इज डेवलप्ड। ऑफकोर्स वी ऑल नो दैट द मेन मोटो ऑफ गवर्नमेंट इज पब्लिक वेलफेयर। यानी कि गवर्नमेंट का मेन मोटो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पब्लिक के फेवर में वर्क करे, पब्लिक के लिए काम करे, ये गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है। आगे चलते हैं, अब आते हैं मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट का मेन फंक्शन हमें पता है कि पब्लिक वेलफेयर, ये तो होता ही है। ठीक है, लेकिन और भी इसके फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के। यानी कि पहला आता है कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक, यानी देखो फिनेंस से रिलेटेड जितने वर्क होते हैं हमारी कंट्री में वो सब कंट्रोल हमारी गवर्नमेंट ही करती है। उसके बाद आते हैं पब्लिक वेलफेयर। तो देखो जनता के हित में ही गवर्नमेंट का मेन वर्क क्या होता है? जनता के लिए काम करना। तो ऑफकोर्स इसका मेन मोटो ही क्या हुआ? पब्लिक के लिए वर्क करना, जो पब्लिक चाहती है उसके अकॉर्डिंग काम करना ही गवर्नमेंट का मेन मकसद होता है। उसके बाद आते हैं मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। देखो कानून का सही तरीके से लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कानून मेन जो करता है उसके ऊपर काम वो हमारी गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, उसके बाद आता है रनिंग द कंट्री। ऑफकोर्स हमारी पूरी कंट्री को ही कौन चलाता है? हमारी सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट दैट इज मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी। शांतिपूर्वक काम करना, शांति बनाए रखना कंट्री के अंदर, इवन डिफेंस फील्ड में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कंट्री को, ये भी किसके अंडर में आता है? हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत से डिस्प्यूट्स होते हैं हमारी दूसरी कंट्री के साथ, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, उन डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करता है? दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही हमारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज मोनार्की एंड द थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट फुल फ्रीडम। यहाँ पे क्या है? फुल फ्रीडम है जनता के पास। क्यों है फुल फ्रीडम? ऑफकोर्स पीपल हैव राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे जनता के पास अधिकार होता है कि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को वोट दे सके, तो यहाँ पे फुल फ्रीडम तो होगी ही। एंड वी कैन से दैट इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और जो डेमोक्रेसी है वो उसके एग्जाम्पल्स में आपको मैं 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल देना चाहूँगी। वो कौन कौन से हैं? हमारे इंडिया, पाकिस्तान एंड यूएसए। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको डेमोक्रेसी वाला पार्ट। अब चलते हैं मोनार्की पे। देन मोनार्की इज ऑल अबाउट हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है? कहते हैं ना राजा का बेटा राजा बनेगा, सेम वही प्रोसेस किस में होता है? मोनार्की में। एंड द एग्जाम्पल्स आर यूके एंड भूटान। एंड द थर्ड वन इज डिक्टेटरशिप।
Dictatorship, there is no freedom at all, and no freedom, that means no election. In dictatorship, we can say that any group of people or individual can establish their own law. यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप आके अपना रूल जमा सकता है, एंड यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं रोक सकता. ठीक है, हम एग्जाम्पल में किम जोंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नॉर्थ कोरिया का. ठीक है, हम हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं. यहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप है. ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं. तो दे आर 3 organs of the government, and which are the 3 organs. First one is legislature, second one is executive, and the third one is judiciary. Legislature is all about making the law, यानी कि जो कानून कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है. ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है. देखो मैं आपको बताती हूँ कि जो लेजिस्लेचर होता है वो एक कानून बनाएगा. ठीक है, अब वो कानून किसके पास जाएगा, एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा. ठीक है, एग्जीक्यूटिव को अगर सही लगता है वो कानून, अगर वो उनके लगता है कि हाँ ये कानून बिल्कुल सही है, फेवर में है जनता की, ये सब कुछ ठीक है, तो वो उसे कहाँ भेजेंगे, या तो उसको सेक्शन कर देंगे. ठीक है, और जुडिशरी के पास उसको भेज देते हैं. तो यानी कि एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क क्या होता है, टू एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. ठीक है, उसके बाद थर्ड में हम आते हैं जुडिशरी. जुडिशरी में क्या होता है, उसे इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि देखो अगर कोई सही तरीके से कानून का पालन नहीं करता तो उसे पनिश करना. ठीक है, और जुडिशरी में ही हमारे कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जजेस जो है वो जुडिशरी का ही पार्ट है. आगे चलते हैं. ऑफ कोर्स मैं आपको बता चुकी जो संविधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अपने गवर्नमेंट के हम कह दें कि यार 3 ऑर्गन्स हैं हमारे. ठीक है, पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या जुडिशियल, कुछ ही बोलो उसको. ठीक है, लेजिस्लेटिव हम पहले पढ़ेंगे. ठीक है, बाद में फिर मैं आपको फर्दर जो हमारी मेरी जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में भी ब्रीफली बताऊंगी. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेटिव. ठीक है, लेजिस्लेचर जो है उसमें हम पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत. ठीक है, फिर हम जो हमारे जो मेन जो है इसमें वो क्या, हमारी पार्टीज हैं 2, लोकसभा एंड राज्यसभा. आगे चलते हैं, लेजिस्लेचर स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक. अब लेजिस्लेचर, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हमारे गवर्नमेंट का पहला ऑर्गन कौन सा है, लेजिस्लेचर. और सेकंड कौन सा था, एग्जीक्यूटिव. और थर्ड कौन सा है, जुडिशरी. बच्चों देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्गन है हमारी गवर्नमेंट का, और हम ये कह सकते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ एंड पॉलिसीज ऑफ द कंट्रीज. देखो बता चुकी मैं आपको कि हमारे जो लॉ को है उसे कौन बनाता है, हमारे कानून कौन बनाता है, हमारा लेजिस्लेचर बनाता है. और नई नई पॉलिसीज भी लेजिस्लेचर ही बनाती है हमारी कंट्री के लिए. और देखो एक चीज़ जो आर्टिकल 79 हुआ था, according to article 79 of constitution there shall be a parliament for the union which is constituted by the president and the 2 houses. देखो आर्टिकल 79 के अनुसार, ठीक है, हम कह रहे हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार ये कहा गया था कि जो है पार्लियामेंट होगा, लेजिस्लेचर के अंदर में क्या होगा, पार्लियामेंट होगा. लेकिन और पार्लियामेंट के अंदर ही हमारी 3 चीज़ें आएंगी, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, प्रेसिडेंट और हमारी 2 पार्टियाँ. और वो 2 पार्टियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. ठीक है, यानी क्लियर हुआ. आर्टिकल 79 में क्या था कि पार्लियामेंट आएगा लेजिस्लेचर के अंडर में, और पार्लियामेंट के अंडर में क्या आएगा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसके थस वी कैन से दैट द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल 3 आर, यानी कि लेजिस्लेचर के अंडर में क्या आ चुके हैं, तीनों पार्लियामेंट के अंडर में हमारे तीनों क्या आ चुके हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. आगे चलते हैं, और इन तीनों को मिला के ही पार्लियामेंट इनको कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद अब हमारा देखो मेन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा. वी कैन सी दैट द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा. सो हियर वी कैन से दैट लोकसभा इज द फर्स्ट एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि हमारी फर्स्ट एंड लोअर हाउस कौन है हमारे पार्लियामेंट की, लोकसभा है. और ये देखो ये लाइन तो याद करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस लाइन को याद करना. ठीक है, एंड सेकंड वी कैन सी दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ कॉमन बिकॉज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक. तो यानी कि हम जो लोकसभा है उसे हाउस ऑफ कॉमन भी कहा जाता है, या फिर यूँ कहें इसे पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है. क्यों, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पब्लिक के द्वारा, यानी कि पब्लिक उन्हें इलेक्ट करती है. ठीक है, और इसे टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी हाउस. वाई इट इज़ नोन एज टेम्परेरी हाउस, बिकॉज इट कैन बी डिजॉल्व्ड एनी टाइम, यानी कि इसे कभी भी इसे ख़त्म कर दिया जा सकता है. यानी कि देखो अगर मान लो पीएम है, अगर पीएम अपनी पार्टी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अपने मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो इस्तीफ़ा देंगे. ठीक है, अगर वो इस्तीफ़ा देते तो उनके साथ साथ उनकी जो इतने भी मेंबर्स हैं उनकी पार्टी के, उनको भी
हटना पड़ेगा अपनी पोजीशन से। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लोकसभा होती है वो क्या है, एक टेम्परेरी हाउस है और वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं इसके नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स में देखो, पहले जब प्रीवियस टाइम पे ये कहा गया था कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, 500, ठीक है। पहले क्या था, 500 मेंबर्स के बारे में हुआ था कि 500 मेंबर्स ही होंगे लोकसभा के अंदर, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया था 552 पर। क्यों इंक्रीज किया गया? एज पर एज द गोवा दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के तहत ये कहा गया था कि जो लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 552, ताकि इन जो हमारे जो गोवा है, दमन दीव यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है, इनके भी मतलब कि इनके भी मेंबर्स को लिया जाएगा लोकसभा के मेंबर इनको भी बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल मेंबर कितने होने चाहिए थे हमारे कितने होने चाहिए लोकसभा में, 552, ठीक है। ये मैक्सिमम है स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए लोकसभा के अंडर, ठीक है। 550 उनमें से 552 में से 530 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज यानी कि स्टेट में से मतलब कि इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और जो 20 मेंबर्स हैं वो कहाँ से, यूनियन टेरिटरीज यानी कि अपने उसमें से इलेक्ट किए जाएंगे। और जो बचे 2 मेंबर्स हैं वो एंग्लो इंडियन होंगे, लेकिन उन्हें कोई इलेक्ट नहीं करेगा, उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, वो भी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं जो प्रेजेंट में जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स है वो है 545। उनमें से 530 मेंबर्स किसके हैं, स्टेट के हैं, 13 किसके हैं, यूटी व यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और 2 कौन है, जिन्हें नॉमिनेट किया है एंग्लो इंडियन हैं, ठीक है, जिन्हें नॉमिनेट किया है किसने, प्रेसिडेंट ने, सॉरी। उसके बाद आते हैं इलेक्शन प्रोसेस। देखो जो लोकसभा की जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होता है, ठीक है। यानी कि देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यानी कि जो भी एडल्ट हैं जिनकी 18 ईयर्स के हैं, ठीक है, या फिर अबव 18 ईयर्स है, वो उनके पास राइट होता है कि वो वोट दे सके अपने कैंडिडेट को, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, लेकिन जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था उसके पहले ये था कि जो 21 साल तक के जो लोग हैं, ठीक है, वही वोट दे सकते थे। बट नाउ 18 ईयर और अबव 18 ईयर कैंडिडेट कैन वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। तो एलिजिबिलिटी में हम पहला ये कहेंगे कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स ये लाइन तो कॉमन है राज्यसभा की देख लो या लोकसभा की, दोनों में यही होता है कि इनके मेंबर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वन इज कि लोकसभा के मेंबर के लिए एज कितनी चाहिए, 25 या 25 से ज़्यादा। थर्ड ये कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि उसने कोई भी उसके पास मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। उसके बाद फोर्थ आता है कि ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेंटली डिसेबल थ्रू एनी कोर्ट एंड शुड नॉट बी अ बैंकरप्ट। उसके ऊपर किसी टाइप का कोई केस नहीं होना चाहिए और मेंटली डिसेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से फिट होना चाहिए वो, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई केस उसके ऊपर नहीं होना चाहिए अगर उसके लोकसभा का उसको मेंबर बनना है तो। उसके बाद आते हैं टेन्योर यानी कि इसका टाइम पीरियड में जो लोकसभा का जो टाइम पीरियड है टेन्योर है वो है 5 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता चुका है कि अगर पीएम चाहे, ठीक है, कि वो अपना डिसॉल्व करना चाहता है, ठीक है, अपना डिसॉल्व करना चाहता है अपनी पार्टी को भी, वो खुद का भी मतलब इस्तीफा देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट से सलाह लेगा और प्रेसिडेंट पूरे उसको उनकी पार्टी को हटा सकते हैं, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं उनकी टेन्योर से पहले। और ये अभी तक हमारी कंट्री में 9 टाइम मतलब कि 9 बार ऐसा हो चुका है कि पीएम के साथ साथ पूरी पार्टी को भी हटना पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। तो ऑफिसर्स जो होते हैं, अब इसमें देखो अनुच्छेद है 93 यानी कि आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि लोकसभा भी 2 अपने ऑफिसर्स को इलेक्ट करता है। और वो स्पीकर कौन कौन से होते हैं, डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अब वो इलेक्ट तो करें, लेकिन उनको अपने वो लोकसभा के जो मेंबर्स है वो उनको हटा भी सकते हैं। अब हटाएंगे कैसे, अगर मान लो कोई बिल उनके अगेंस्ट वो बनाते हैं, ठीक है, मेजोरिटी के साथ, यानी कि जब ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट वोट करते हैं, ठीक है, उनकी जो पार्टी की मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उस बिल को प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। अगर वो चाहते हैं कि स्पीकर उनको, अगर वो कंफर्टेबल नहीं होते अपने स्पीकर के साथ, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट एक बिल पास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो बिल पास करे तो ऑफकोर्स 14 ईयर्स पहले ही उन्हें वो इन्फॉर्मेशन स्पीकर तक पहुंच जानी चाहिए कि उनके अगेंस्ट ऐसा कुछ बिल बन रहा है, ठीक है। और प्रेजेंटली हमें पता है कि हमारे जो अभी स्पीकर है वो कौन है, ऑफकोर्स ही इज ओम बिरला, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका सेशंस। तो देखो सेशंस जो होता है इसका, ये जो इनकी जो मीटिंग होती है वो कौन कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। लेकिन जो मीटिंग कंडक्ट करवाता है, और ये राज्यसभा का भी, ये एक लोकसभा का सेशन नहीं है बल्कि राज्यसभा का सेम है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना, इनका जो मीटिंग होती है उसे कौन कंडक्ट करवाता है, प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और जब मीटिंग होगी तो उसके
6 महीने के भीतर ही मीटिंग होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा गैप इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर मीटिंग करवा रहे हैं प्रेसिडेंट तो, इनके राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों की। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। सो वी कैन से दैट द राज्यसभा इज द सेकंड एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी देखो लोकसभा क्या थी, फर्स्ट और लोअर हाउस थी, और राज्यसभा क्या है, सेकंड एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इट इज अ परमानेंट हाउस। अब देखो ये क्या है, परमानेंट हाउस है, और लोकसभा क्या थी, टेम्पररी हाउस थी। अब परमानेंट हाउस है तो ऑफकोर्स इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इट होल्ड्स लेसर पावर्स एज कम्पेयर टू लोकसभा। देखो राज्यसभा की जो पावर होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है, अब आते हैं इसके मेंबर्स पे। तो मेंबर्स में जो मेंबर होते हैं मैक्सिमम, यानी कितने मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा के, 250 मेंबर्स इसके हो सकते हैं, बट एट प्रेजेंट दे आर ओनली 245 मेंबर्स, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। यानी कि देखो 250 मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है राज्यसभा की, लेकिन प्रेजेंट अगर हम कहें तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा के, अभी 245। उनमें से जो 12 मेंबर्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, अब नॉमिनेट जिनको करते हैं 12 मेंबर्स को, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जिसके हम देख रहे हैं, मैरी कॉम का भी हम सुन रहे हैं। ठीक है, हम सचिन तेंदुलकर का देख रहे हैं, जया बच्चन का देख रहे हैं, हेमा मालिनी का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि ये सब क्या है, जानी पहचानी पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं किसी न किसी फील्ड में, चाहे वो आर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो लिटरेचर फील्ड हो, चाहे वो साइंस फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड हो, चाहे वो सोशल सर्विसेज से रिलेटेड क्यों ना हो। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो पर्सनैलिटीज़ होती है जान पहचानी, वही उन्हें ही नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो 12 मेंबर्स इन्हीं में से ही होते हैं। ठीक है, अब अब देखो बाकी अब बचे कितने हैं, 233 मेंबर्स प्रेसिडेंट के हिसाब से बता रही हूँ आपको। जो 233 मेंबर्स होते हैं उन्हें सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के लिए, मेंबर के लिए। ठीक है, यानी कि बैलेट बॉक्स में उनके लिए वोट दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी, यानी कि क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। तो क्वालिफिकेशन में देखो फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्लियर है दोनों की, दिया राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों की सेम क्या है, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, और सेकंड क्या है, देखो इसमें एक डिफरेंस आ चुका है, यानी कि लोकसभा क्या पढ़ा था हमने कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी यानी कितनी एज होनी चाहिए उनकी 25, और लेकिन यहाँ पे कितनी है 30, यानी कि राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए 30 ईयर्स। उसके बाद आते हैं इशू वही सेम कि इन्होंने कोई भी मतलब इनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए अगर इनको मेंबर बनना है राज्यसभा का तो। ठीक है, फोर्थ वही सेम है कि मेंटली डिसेबल्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और किसी टाइप का कोई भी केस इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं टेन्योर राज्यसभा का। तो टेन्योर में आता है, देखो क्या है, पहला तो एक बात क्लियर रखो कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, इसे बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, और हर 2 साल में इनके 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे कहा जाए कि इनका जो राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो होता है 6 ईयर्स का, और लोकसभा कितना होता है 5 ईयर्स का। डिफरेंस याद रखो इसको अच्छे से। उसके बाद आते हैं ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के ऑफिसर्स भी 2 होते हैं। ठीक है, लोकसभा के भी 2 थे, लेकिन लोकसभा के कौन कौन से थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा के कौन कौन से हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। डिफरेंस आ गया ना। अब देखो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और उसका टेन्योर कितना होता है 5 साल का। ठीक है, राज्यसभा इलेक्ट्स वन ऑफ इट मेंबर्स एज डिप्टी चेयरमैन फॉर टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। देखो राज्यसभा ही अपने मेंबर्स में से एक डिप्टी चेयरमैन भी बनाता है। ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है, 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। सो दैट्स ऑल। एंड बाकी जो वीडियोस होंगी वो मेरी यानी कि जो पार्लियामेंट है हम आगे की वीडियोस भी देखेंगे स्टूडेंट्स, तो वो मैं आगे आपको भेजूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी। ठीक है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट बिलो इट। आपको अगर किसी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपनी क्वेरीज को। ठीक है, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। एंड या स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। इफ़ यू विल बी सेफ, you will be secure, our country will be secure. Thank you.